तो क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर जो ऑलरेडी एक मास्टरपीस है वो इंडिया में फरवरी 7 को रिलीज हो चुका है और जो मैं अभी अभी देख के आया हूँ। हाँ पता है रिव्यू थोड़ा देर से आया है क्योंकि ये मूवी मेरे शहर में नहीं लगा था और इसे देखने के लिए मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ा। तो इंटरस्टेलर को मैंने पहले भी देखा हुआ था, फिर भी इसे बड़े स्क्रीन में देख के मजा आ गया। तो क्रिस्टोफर नोलन की ये मूवी ऑस्कर में बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड जीत चुका है 2015 में। तो ये मूवी फादर और डॉटर के बीच का प्यार और स्पेस ट्रेवल और टाइम डायलेशन और पूरा एडवेंचर से भरा हुआ है। तो इस मूवी का स्टोरी सबको पता होगा, फिर भी मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ उन लोगों के लिए जो इसे अभी तक नहीं देखे हैं। तो इसका स्टोरी ये है कि अर्थ का मिट्टी खराब हो चुका है जिसकी वजह से धरती पर अनाज उगाना मुश्किल हो गया है। मुश्किल से मुश्किल कॉर्न ही सिर्फ एक बचा है जिससे धरती पर लाइफ बहुत ही जल्द खत्म होने वाला होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कूपर जो पहले एक पायलट हुआ करता था अब वो फार्मिंग कर रहा है। तो कूपर का एक बेटा और बेटी होती है जिनका नाम टॉम और मर्फ होता है। तो मर्फ उसके फादर से एक कंप्लेंट करता है कि उसके रूम में घोस्ट है क्योंकि रोज उसके बुक सेल्फ से बुक्स नीचे गिरते रहते हैं। तो कूपर उसे ये कहता है कि घोस्ट जैसा कोई भी चीज नहीं होता है और तुम अपने रूम में हो रही चीजों को ऑब्जर्व करो। फिर उसके बाद एक सैंडस्टॉर्म आता है जिसके बाद उस रूम के फ्लोर पे कुछ लाइंस बनी हुई होती है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि उस रूम में ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा होने की वजह से बुक्स नीचे गिरते रहते हैं। फिर उन लाइंस को डिकोड करने से उनको एक कोऑर्डिनेट मिलता है जिससे उन्हें एक नासा का सीक्रेट मिशन के बारे में पता चलता है। तो अर्थ इंसानों के रहने लायक अभी नहीं बचा है, इस वजह से नासा ने अभी एक सीक्रेट मिशन पे काम कर रहा होता है। तो इसीलिए नासा गैलेक्सी में दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढ रहा होता है जहाँ पे ह्यूमन रेस सर्वाइव कर सके। और वो कूपर को ये भी बताते हैं कि सैटर्न के पास एक वार्म होल आ गया है जिसके थ्रू उन्होंने 13 लोगों को दूसरे गैलेक्सी में प्लैनेट्स ढूंढने भेजे थे जिससे उन्हें 3 प्लैनेट्स के बारे में पता चला है। तो वो कुछ प्लान के साथ दूसरे प्लैनेट को ढूंढने चले जाते हैं जहाँ पे प्लान ए ये है कि कूपर और उसकी टीम जो 3 प्लैनेट्स के बारे में पता चला है वहाँ पे जाके उसको एनालाइज करेंगे कि इंसान वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा या नहीं। और प्लान बी ये है कि वो अपने साथ कुछ एम्ब्रियोस लेके जाते हैं जिससे वो एक सुइटेबल प्लैनेट पर जाके ह्यूमन रेस को फिर से शुरू कर सके। तो कूपर भी इस मिशन में शामिल हो जाता है और वो सब नए प्लैनेट को ढूंढने निकल जाते हैं। और इसके आगे की स्टोरी आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। अगर मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करने बैठा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसकी स्टोरी बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। मूवी आपको पहली बार में समझ में तो आ जाता है, फिर भी कई चीज़ें ऐसे होते हैं कि आपको कंफ्यूज करके रखते हैं। और क्रिस्टोफर नोलन की मूवी वैसे भी आज तक कोई एक बार में समझ नहीं पाया है। मूवी कई जगह आपको इमोशनल भी कर देता है जहाँ पे टाइम डायलेशन के बाद जब कूपर को ये पता चलता है कि मिलर प्लैनेट पे जो उसने 3 घंटा बिताए उसी टाइम अर्थ पर 23 साल 4 महीने 8 दिन गुजर चुके हैं क्योंकि ब्लैक होल के ज़्यादा पास होने की वजह से उस प्लैनेट में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है और उनका टाइम स्लो हो जाता है अर्थ के टाइम के हिसाब से। और इसी बीच उसके लिए कई सारे मैसेजेस भी आए थे जो ये सीन आपने कभी ना कभी मीम में तो देखा ही होगा। और जब वो मैसेजेस को देखता है उसे ये पता चलता है कि उसके बेटे का अब शादी हो चुका है और मर्फ एक साइंटिस्ट बन चुकी है जो प्रोफेसर ब्रांड के साथ मिलके नासा में काम करती है। तो इतने सालों में पहली बार मर्फ ने उसे एक मैसेज भेजा था क्योंकि कूपर मिशन पे जाने से पहले मर्फ को ये वादा करके गया था कि जब वो धरती पर वापस लौटेगा तब उसका और मर्फ का एज सेम होगा। और एन हैथवे का वो लव के ऊपर स्पीच जो मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर जाता है कि प्यार एक ऐसा पावरफुल चीज़ है जो समय और आयाम यानी टाइम एंड डायमेंशन के पार जा सकता है। भले ही हम उसे समझ ना पाए फिर भी हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। और इसमें सबने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है कि आपको एक सेकेंड के लिए ये नहीं लगेगा कि आप एक मूवी देख रहे हो, जैसे चीज़ें आपके इर्द गिर्द में सच में हो रहा है। और जितनी अच्छी इनकी एक्टिंग है उतनी अच्छी कास्टिंग है जिसमें मैथ्यू मैकॉनी, एन हैथवे, जेसिका चेस्टेन और मैट डेमन सबने बहुत अच्छी तरीके से अपने रोल को प्ले किया है। और मूवी का एक एक फ्रेम इतना ब्यूटीफुल है कि आप उसे देखते ही रह जाते हो। और इसमें और एक लेवल ऐड हो जाता है जब हैंस जैमर का बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जो आपको अंदर की जो खुशी है ना वो एहसास कराती है। और वो डॉकिंग सीन से पहले मूवी कुछ सेकेंड के लिए साइलेंट हो जाता है, फिर एक वो धमाका होता है जिससे मुझे ये लगा कि मेरे कान के पास ही कुछ फटा है, जिसे मैं सच में चौंक गया था। तो ओवरऑल मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपके नज़दीकी थिएटर में ये मूवी लगा है तो इसे ज़रूर जाके देखना क्योंकि ये वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अगर आप इसे देख चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताना और तब तक के लिए देखते रहिए DSR Says।